नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम लोग जो है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीजीटी, टीजीटी के लिए जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो कर रहे थे। और हिंदी साहित्य का इतिहास में हम लोग ने जो है राष्ट्र साहित्य और राज साहित्य कंप्लीट कर लिया था। साथियों, मैं मेरे ही नोट से पढ़ा रहा हूँ, इधर उधर से कोई भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको निश्चित रूप से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक और शेयर ज़रूर करें और इन नोट्स को पढ़ें और लिखें साथियों, ठीक है। और एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा साथियों कि जो केओसी कोटा ऑनलाइन क्लासेज ऐप है उसे प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर लें और टेस्ट सीरीज फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, पीजीटी, टीजीटी की सबकी टेस्ट सीरीज वहाँ डली हुई है, आप उसे ज़रूर ज्वाइन करें। बहुत नंबर 1 टेस्ट सीरीज है साथियों और प्राइज मात्र 51 रुपये ही है। तो साथियों, आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट किए कि सर टेस्ट सीरीज ज़बरदस्त है आपकी, मज़ा आ गया। तो चलिए पढ़ते हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, आज है सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य में जो सिद्ध साहित्य है उसे हम लोग देखते हैं। तो सिद्ध साहित्य में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, उन्हें हम लोग करने की पूरी कोशिश करेंगे। पूरा का पूरा जो है सिद्ध साहित्य एकदम से आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखो, सिद्ध साहित्य 3rd नंबर का पोर्शन है जिसे हम लोग बौद्ध साहित्य भी कहा करते हैं। चलिए, पहली बात हम लोग करते हैं बौद्ध धर्म की महायान शाखा। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी, हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म की महायान शाखा से विकसित वज्रयान तत्व, कौन सा तत्व? वज्रयान तत्व का प्रचार प्रसार करने के लिए जन भाषा में विकसित साहित्य को ही हम लोगों ने क्या कहा? सिद्ध साहित्य कहा है। मतलब क्या था कि जो महायान शाखा थी उससे विकसित थी वज्रयान तत्व, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए ही साथियों सिद्ध साहित्य, जो बौद्ध साहित्य ये कहलाया, अर्थात जन भाषा को विकसित करने के लिए इसने काम किया। आगे बात करते हैं, सिद्धों का साहित्य एक तांत्रिक बौद्ध साहित्य भी कहलाता है। साथियों, ये बात याद रखना कि जो सिद्धों को साहित्य है वो एक तांत्रिक बौद्ध साहित्य कहलाता है, इसे जरूर याद करना। आगे बात करते हैं, वज्रयानों को ही सिद्ध कहा जाता है। जो वज्रयान तत्वों को काम करने वाले थे उनको ही सिद्ध कहा गया है। आगे बात करेंगे साथियों, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या 84 मानी है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो राहुल सांकृत्यायन ने जो सिद्धों की संख्या है वो कितनी मानी है? 84 मानी है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और सिद्धों का जो समय है, सिद्धों का जो समय है वो 7वीं शताब्दी से लेकर के 8वीं शताब्दी तक रहा है, माना जाता है। बौद्ध धर्म विकृत होकर के वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में फैल गया। तो ये बात याद रखना, जो बौद्ध धर्म है वो पूर्वी भागों में ज़्यादातर फैल गया था। तो ये आपको बात याद होनी चाहिए। आगे है, इन बौद्ध तांत्रिकों में वामाचार की गहरी प्रवृत्ति थी। वामाचार मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो प्रवृत्ति थी वो इनमें बहुत ज़्यादा पाई जाती थी और ये बिहार से आसाम तक फैले और बौद्ध कहलाने लगे। तो बिहार से आसाम तक फैले और बौद्ध कहलाने लगे। तो साथियों, ये थोड़ा सा ब्रीफ था बौद्ध धर्म के बारे में। आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में देखिएगा, आगे इसी क्रम में बात करते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है। अब मुख्य सिद्ध कवि, यानी कि जो सिद्ध कहलाए, तो मुख्य जो सिद्ध कवि है साथियों, सरप्पा, सबरपा, लुहिप्पा, डोम्बिप्पा, कणप्पा, कुकुरिप्पा आदि रहे हैं। यानी कि बौद्ध जितने भी थे जो सिद्ध कहलाए उन सभी के पीछे पा जरूर लगता है साथियों, ये याद रखना, ठीक है। आगे बात करेंगे, सिद्ध अपने नाम के अंत में पा शब्द का प्रयोग करते थे। बिहार के नालंदा एवं तक्षशिला मुख्य थे, ये भोट देश को चले गए थे। कौन? सिद्ध। आगे है, इनकी रचनाओं का संग्रह महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बांग्ला भाषा में बौद्ध गान और दोहा नाम से किया।
इनकी रचनाओं का जो संग्रह है महामहोपाध्याय उपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री के द्वारा बांग्ला भाषा में बोध गान ओ दुआ नाम से किया था। साथियों, कोई बकवास वाली बातें मैं नहीं करता हूँ, बस केवल ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिले। नहीं तो मैं लिख करके अभी करता तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है साथियों, इसलिए एक भी चीज़ नहीं छूटे, इसलिए नोट से आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। आगे है मुनि अदे वज्र और मुनि दत्त सूरी ने सिद्धों की भाषा को संध्या या संध्या भाषा कहा है। कि जो सिद्धों की भाषा है उसे हम कौन सी भाषा कहते हैं? संध्या या संध्या भाषा कहते हैं। मुनि अदे वज्र और मुनि दत्त सूरी के द्वारा सिद्धों की भाषा को कहा गया है। इसका जो अर्थ होता है साथियों, क्या होता है? कुछ स्पष्ट या कुछ अस्पष्ट भाषा। संध्या या संध्या भाषा कहने का मतलब है कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट भाषा रही है। चलिए आगे बात करते हैं इसी क्रम में। देखो, इसी क्रम में बात करेंगे इनकी भाषा में, किनकी भाषा में? सिद्धों की भाषा में। इनकी भाषा में उलट भाषी शैली का पूर्व रूप है। उलट भाषी शैली जो कबीरदास जी ने अपनाई थी उसका पूर्व रूप इसमें देखने को मिलता है। तो साथियों, एक कथन यहाँ पर आता है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, जिसे हम लोग देख लेते हैं। ये क्या कहते हैं सिद्धों के लिए? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सिद्धों के लिए क्या कहा? जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का कार्य किया था। साथियों, ये बात याद रखना, सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का कार्य किया। ये कहने वाले कौन थे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यार एक बार बताइए, आपकी तरफ कितनी ठंड पड़ रही है? जरूर से जरूर कमेंट करना। इधर तो बहुत ठंड पड़ रही है भाई, टोपा वोपा लगा करके मैं आप लोगों को ये रिकॉर्डिंग करता हूँ। बहुत ठंड पड़ रही है यार। ठीक है, अभी तो ज़्यादा ही ठंड है और ठंड में पढ़ने का मज़ा कुछ अलग ही होता है यार। ज़रूर कमेंट करके बताइए आप कहाँ कहाँ से पढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ से ये वीडियो आप देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा। बहुत अच्छा लगता है कि स्टूडेंट जब कमेंट करता है कि सर बहुत अच्छा आप पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छे नोट्स हैं आपके। और साथ ही नोट्स को आप मंगवा सकते हो, मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उस पर अपना एड्रेस भेज करके इन नोट्स को मंगवा सकते हो। कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है, बस यह है पेमेंट पहले करना होता है, इतनी सीख बस, और कुछ भी नहीं है। साथियों, निश्चित रूप से विश्वास के साथ आप मंगवाइए इन नोट्स को, अच्छे नोट्स हैं। ठीक है, तो ये संजीवनी बूटी का काम किया बौद्ध सिद्धों की भाषा ने लोगों के लिए। ये कहने वाले कौन थे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। सरप्पा को प्रथम सिद्ध माना जाता है, ये याद रखना। प्रथम सिद्ध किसे माना जाता है? सरप्पा को प्रथम सिद्ध माना जाता है। आगे बात करते हैं, सरप्पा का समय राहुल सांकृत्यान 769 ईस्वी और डॉक्टर जो विनय तोष भट्टाचार्य थे, इनका काल विक्रम संवत 690 यानी कि 633 ईस्वी मानते हैं। तो साथियों, सरप्पा का जो समय है राहुल सांकृत्यान ने 769 ईस्वी माना है, यही पूछा जाता है। आगे है, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था वज्र। जो सिद्धों की साधना में पूरक तत्व माना गया है वो माना गया है वज्र। सिद्धों की साधना पद्धति वाम मार्गी व भोग विलास प्रधान थी। जो सिद्ध थे वो साधना पद्धति में वाम मार्गी, इधर उधर जाना, और भोग विलास को बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रयोग में लिया। भोग विलास तो मतलब उनके भरा पड़ा था, ये मान लो आप। ठीक है, आगे बात करते हैं इसी क्रम में। तो सिद्धों की जो पद्धति थी वो वाम मार्गी और भोग विलास प्रधान थी। ठीक है, देखो अब जो है यहाँ पर सिद्धों की पद्धति की बात हमने करी कि सिद्धों की पद्धति कैसी रही है। अब है, सिद्ध नारी को साधना के लिए आवश्यक मानते थे। साथियों, जब भी साधना की जाए तो नारी का होना उस साधना में बहुत ही आवश्यक है, ऐसा सिद्धों ने माना है। सिद्धों का जो प्रधान केंद्र है वो श्री पर्वत को माना गया है। सिद्ध साहित्य की विशेषताएं देखिए, सिद्ध साहित्य की विशेषताएं क्या क्या रही हैं, अर्थात सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियां क्या क्या रही हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसका निचोड़ इन प्रवृत्तियों में देखने को मिलता है। चलिए
बात करते हैं, तंत्र साधना पर बल देते थे सिद्ध, शिव और शक्ति की युगल उपासना करते थे, जाति प्रथा और वर्ण भेद व्यवस्था का उन्होंने विरोध किया है, ब्राह्मण धर्म तथा वैदिक धर्म का खंडन उन्होंने किया, पंच मकार की दुष्प्रवृत्ति इनमें मिलती है। पंच मकार की दुष्प्रवृत्ति किसमें देखने को मिलती है? सिद्धों में मिलती है, अर्थात सिद्ध साहित्य में मिलती है साथियों। तो ये भी पंच मकार वाली बात भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। पंच मकार क्या क्या है? मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैथुन, ये पंच मकार इनमें देखने को मिलता है, याद कर लेना भैया। आगे है, गुरु की महत्ता और अनिवार्यता पर इन्होंने बल दिया है कि गुरु का महत्व बहुत जरूरी है, गुरु का होना बहुत इंपॉर्टेंस है, अनिवार्य है, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। तो ये विशेषताएं इनकी हैं। आगे और भी विशेषताएं दी हुई है जिनके बारे में भी हम लोग ध्यान देते हैं। चलिए, और भी विशेषताएं हैं जिनको भी पढ़ लेते हैं, बहुत जरूरी है इन विशेषताओं को याद रखना भैया। चलो देखो, कष्ट की जगह सहज मार्ग सुख भोग की अपनाने की सलाह देते थे। कष्ट नहीं भोगना चाहिए, सहज मार्ग अपनाना चाहिए। अंतः साधना पर बल दिया था, शास्त्र पंडिता की निंदा इन्होंने करी है। कबीर में रूढ़ियों का विरोध, अखंडनपन सिद्धों की देन है। जो कबीर ने रूढ़ियों का विरोध किया, अखंडन किया, उन सभी की देन जो है सिद्धों से ही कबीरदास जी ने प्राप्त करी थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। सिद्ध साहित्य को मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। एक था नीति या आचार संबंधी साहित्य, दूसरा है उपदेश परक साहित्य और तीसरा है साधना संबंधी या रहस्यवादी साहित्य। कौन सा साहित्य है? नीति या आचार संबंधी साहित्य, उपदेश परक साहित्य, साधना संबंधी या रहस्यवादी साहित्य। तो सिद्ध साहित्य को मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिद्ध साहित्य की श्रेणी नहीं है, इस तरह से आप लोगों को ध्यान देना है। नीति या आचार संबंधी साहित्य, उपदेश परक साहित्य और साधना संबंधी या रहस्यवादी साहित्यों में इसे बांटा गया है। तो ये सारी की सारी विशेषताएं जो है सिद्ध साहित्य की रही हैं। अब हम लोग बात करेंगे सिद्ध साहित्य में उनकी रचनाएं और कवि। साथियों, जो सिद्ध साहित्य में जितने भी कवि हुए हैं और उनकी रचनाएं क्या क्या रही हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ देखेंगे। सबसे पहले आते हैं सरप्पा। जो सरप्पा कवि हैं, उनका जो समय था वो 769 ईस्वी माना जाता है। याद कर लेना, सरप्पा का समय तो पहला सिद्ध ही मान लेना आप, पहला सिद्ध सरप्पा और उसका समय 769 ईस्वी है, ये आपको याद ही होना चाहिए। अन्य नाम सरप्पा के क्या क्या थे? सरहपाद, सरोज, वज्र, राहुल भद्र आदि रहे हैं। सरप्पा की जो रचना थी साथियों कौन सी थी? दोहा कोश, जो सर्वाधिक प्रसिद्ध रही है। ये सरप्पा के जाति ब्राह्मण थी। रचित कुल इनके ग्रंथ 32, इन्होंने कुल 32 ग्रंथ लिखे। काव्य का जो प्रकार रहा है वो खंड काव्य का प्रकार रहा और राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का सर्वप्रथम कवि माना है। सरप्पा को सहज यान अर्थात सिद्ध मार्ग का प्रवर्तक भी माना जाता है। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए साथियों, कोई भी बात नहीं छूटे, इसलिए नोट्स से पढ़ाना पड़ता है ताकि आपके भी नोट्स बन जाएं। चलिए आगे बात करते हैं। अब सरप्पा के बाद में सबरपा की बारी आती है। ये रहे आपके सबरपा, दूसरे राइटर हैं इनके, दूसरे कवि हैं। ठीक है, तो सबरपा का जो समय है वो 780 ईस्वी रहा। इनकी जो रचना रही है वो चर्या पद रही है, महामुद्रा, वज्र गीति रही है, वज्र योगिनी, साधना रही है। ये जाति से क्षत्रिय वंशीय थे, इनके शिष्य थे सरप्पा। ठीक है, यानी कि सबरपा जो गुरु थे सरप्पा के। यहां पर याद रखना, ये माया मोह का विरोध करके सहज जीवन पर बल दिया करते थे। कौन? सबरपा। ठीक है, अगले आते हैं लुहीपा। लुहीपा का जो समय है लगभग 773 ईस्वी रहा और इनकी जो रचना थी साथियों वो लुहीपा गीतिका रही है। इनके शिष्य थे सबरपा और इनकी जाति थी कायस्थ। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, डॉक्टर नगेंद्र 84 सिद्धों में इनका सबसे ऊंचा स्थान मानते थे। किसका?
लुहिपा का। तो डॉक्टर नगेंद्र तो जो है लुहिपा का जो है 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान मानते थे लुहिपा का। ठीक है भैया, चलिए आगे बात करते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना मेरे साथियों, बहुत तगड़ी टेस्ट सीरीज है। तो साथियों हम लोगों ने ये पढ़ा अब तक सिद्ध साहित्य। अब हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे जो कल आएगी, नाथ साहित्य की क्लास आएगी साथियों। तो नाथ साहित्य हम लोग जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे। मित्रों एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि चलिए देखिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने जानने की कोशिश करी है, तो ये बहुत अच्छी बातें हैं और होना भी चाहिए, जानना भी चाहिए आप लोगों को। साथियों मैंने यहाँ पर जो है नोट्स निकाले हैं, प्रश्न बैंक निकाले हैं, वो भी आप देख लीजिए। बहुत तगड़े प्रश्न बैंक हैं, मैं तो ये कहूँगा कि आपको वो लेने चाहिए। ठीक है भैया, वो अब आपकी इच्छा है कि आप उसे लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये आपके ऊपर है साथियों। ठीक है, तो ये सारी बातें जो हम लोगों ने करी है, मैं एक यहाँ पर ये दिखाना चाहता हूँ आपको। देखो, इसी के साथ बताना चाहता हूँ कि आप उसे ज़रूर लें। ठीक है भाई, आप उन चीज़ों को ज़रूर खरीदें। ये देखो नोट्स जो मैंने निकाले हैं वो देख लीजिए आप, ये रहे आपके नोट्स। साथियों मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, फर्स्ट ग्रेड के लिए जो नोट्स निकाले गए हैं कोटा ऑनलाइन क्लासेज की तरफ से, ये देखो हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 1, हिंदी साहित्य का इतिहास काव्य शास्त्र भाग 2 और काव्य शास्त्र जिसमें रचनाएं, निबंध और कहानियाँ सब आप लोगों के लिए आएगी। तो इन नोट्स को आप मंगवा सकते हैं घर बैठे। आपके डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, वहाँ पर अपने व्हाट्सएप मैसेज आपको करना है। और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सबको फ़ायदा मिले। इसके बाद में जो है कोटा ऑनलाइन क्लासेज की तरफ से 8000 प्रश्नों का साथियों समावेश करके टॉपिक वाइज जो है टॉपिक वाइज प्रश्न बैंक तैयार किया गया है, जिसे भी आप लोग मंगवा सकते हैं। सभी के लिए ये कारगर साबित होगा, फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, डीएसएसबी पीजीटी टीजीटी के लिए, सभी के लिए ये प्रश्न बैंक बहुत ही कारगर साबित होंगे साथियों। ज़बरदस्त है, 100% सफलता के लिए आप इसे पढ़ें। और साथियों ये रहा सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र नोट्स जो वन लाइनर रूप में लिखा गया है, इसे भी आप लोग जरूर मंगवाइए। ये भी एक तरह से बहुत स्पीड के साथ जब हमारा हिंदी साहित्य इतिहास तैयार हो जाए तो इसे भी आप लोग जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया नोट्स हैं साथियों। तो ये पूरा का पूरा सार जो है इसमें दिया गया है, ये प्रश्न बैंक है और ये वन लाइनर रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है। और नोट्स जो मेरे जो आपको पढ़ा रहा हूँ साथियों, उन्हें भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को ज़रूर से ज़रूर साथियों मंगवाइए और फ़ायदा उठाइए। बाकी क्लासेज हमारे यहाँ पर कंटिन्यू चली रही है। तो साथियों मिलते हैं अगले क्लास में नाथ साहित्य के साथ। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको लोगों को देनी थी। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की। अभी आज के दिन 51 रुपये में वो आप लोगों को मिल रही है। थैंक यू, धन्यवाद।